बताता हूं, उसके बाद थोड़ी सी चीजें जो है लग जाएंगी। ठीक है, चलिए देखो बात क्या है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो है हुआ, संशोधनात्मक अधिनियम था ये। महत्वपूर्ण कार्य इसके अंदर बात करें तो बिहार और उड़ीसा क्षेत्र या बंगाल क्षेत्र के अंदर कानून संबंधित जो शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो कार्य क्षेत्र था, ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके पास कुछ ज्यादा शक्तियां आ गई, इतनी शक्तियां आ गई जितनी मतलब वो संभाल भी नहीं सकता था, उससे कहीं अधिक शक्तियां उसके पास आ गई। अब जब उसके पास इतनी शक्ति आ जाती है, मतलब लिखा हुआ है मैंने, इस कारण गवर्नर जनरल बंगाल के पास बहुत अधिक शक्ति आ गई। वार्न हेस्टिंग्स उस समय था, तो इसके विरोध में तीन व्यक्ति नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटा बेगम, तीन अगेंस्ट हो जाते हैं किसके, वार्न हेस्टिंग्स के। अब जैसे ही ये तीनों अगेंस्ट होते हैं वार्न हेस्टिंग्स के, तो ये इसके मतलब इसके खिलाफ, ठीक है, वार्न हेस्टिंग के खिलाफ, ठीक है, इसके अगेंस्ट में केस दर्ज करने के लिए जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, केस दर्ज करते हैं, केस दर्ज करते हैं। अब भाई ये केस दर्ज कहां पे करेंगे, तो ये केस दर्ज करेंगे 1774 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 1774 सुप्रीम कोर्ट, 1774 में जो बना कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करेंगे। कोर्ट में इन्होंने केस दर्ज किया, और जैसे ही कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दर्ज करते हैं, ठीक है, केस दर्ज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था, चीफ जस्टिस का मतलब क्या भाई, जो इसका मुख्य अधिकारी था, मुख्य न्यायाधीश था, वो फ्रेंड था बहुत घनिष्ठ वाला, वो बेसिकली वार्न हेस्टिंग का फ्रेंड था। ठीक है, ये जो था, ये बेसिकली मुख्य न्यायाधीश जो था एलिजा इन पे, ये वार्न हेस्टिंग का फ्रेंड था। ये थे फ्रेंड थे, ये दोनों मित्र थे, मित्र। ठीक है, नाम क्या उसका, एलिजा इन पे, एलिजा इन पे, एलिजा इन पे, ठीक है, एलिजा इन पे इसका मित्र था। और दूसरी चीज क्या है कि इसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। तो अगर हम बात करें, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला नहीं सुना सकता था जो वार्न हेस्टिंग्स के खिलाफ जाए, जो वार्न हेस्टिंग्स के खिलाफ जाए। तो अगर हम बात करें, इस तरीके की कंडीशन बनने के कारण केस अगेंस्ट था किसके, वार्न हेस्टिंग्स के खिलाफ था। इसके अंदर इन तीनों की ही गलती निकाली जाती है। ये किस लिए गए थे, न्याय की प्राप्ति के लिए गए थे, और गलती किसकी निकाली गई, इसी की गलती निकाली गई, इसी की गलती निकाली गई। और ऐसी कंडीशन में भाई इस व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है। नंद कुमार को क्या दे दी गई, इसको फांसी दे दी गई, नंद कुमार को फांसी दे दी गई। इसको जो फांसी दे दी गई है, इन दोनों को ऊपर केस चलाया गया था, बाद में इनको रिलीज कर दिया गया था, केस चला के इनको रिलीज कर दिया गया था, इसको फांसी दे दी गई थी। इस कारण से इसको बोलते हैं भारत में पहली न्यायिक हत्या। क्या बोलते हैं, भारत में पहली न्यायिक हत्या, भारत में पहली न्यायिक हत्या, भारत में पहली न्यायिक हत्या, याद रखना, भारत में पहली न्यायिक हत्या बोला जाता है, फर्स्ट जुडिशियल मर्डर इन इंडिया, फर्स्ट जुडिशियल मर्डर इन इंडिया। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक बच्चा है जो सवाल पूछा, नाम है बच्चे का रानी, वो पूछा है सर पॉलिटी में चेंजेस कौन करता है। हर एक चीज का एक अलग प्रावधान है। पॉलिटी के अंदर चेंजेस करने के लिए संविधान के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। संविधान के अंदर चेंजेस जो होते हैं वो अलग अलग स्तर पर किए जाते हैं। आर्टिकल 368 पढ़ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको पता लगेगा पूरी चीजें। अगर आप चाहती हैं कि आप सवाल करें मैं जवाब दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। हर एक चीज का समझने का एक प्रोसीजर होता है। वो कौन था, ठीक है, मैंने बता दिया, वो वरुण था। वो कौन था, वो वरुण था। अब आपको सवाल आपने किया, मैंने जवाब दे दिया, वो वरुण था। लेकिन अभी भी आपको पूरी चीज थोड़ी समझ में आई है, कौन है वरुण, कैसे है वरुण, कहां का है वरुण, क्यों है वरुण। ठीक है, तो एक लॉजिकल बात समझिए, आपने अभी जो सवाल किया है, अभी उस सवाल का जवाब आप नहीं समझ पाएंगे। जवाब तो समझ जाएंगे, जवाब का मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो इंतजार कीजिए। हर बात समझाना सदा संभव नहीं छात्रों, समय समझाएगा। चलिए, ये चीज है क्लियर। हाँ जी, अब एक बात बताओ, अब इंडिया के अंदर एक व्यक्ति का क्या हो गया, खेल खत्म किया गया है। अब इंडिया के अंदर एक व्यक्ति का जो है मर्डर हुआ है, मतलब एक तरीके से देखें तो मर्डर ही हुआ है, हालांकि उसको फांसी पे टांगा गया है। तो इससे क्या होगा, इंडिया के और जो लोग हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब धीरे धीरे यहां ब्रिटिशर्स की एक बैड इमेज क्रिएट हो रही है, ब्रिटिशर्स की एक बैड इमेज क्रिएट हो रही है। ठीक है, चलिए, अब जब इन लोगों की बैड इमेज क्रिएट हो रही है, या ब्रिटिशर्स को अपनी इमेज बचानी है, अब ब्रिटिशर्स को क्या करनी है, इमेज बचानी है। जब यह केस, बता रहा हूं मैं पूरी बात, जब यह केस, ठीक है, जब यह केस ब्रिटेन में पहुंचा, ब्रिटेन को पता लगा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को सजा दे दी गई है, केस किया था उसने, उसी को फांसी पर लटका दिया। जब यह केस ब्रिटेन पहुंचा, जब यह केस कहां पहुंचा, ब्रिटेन पहुंचा। ठीक है, जब यह केस ब्रिटेन पहुंचा, तो ब्रिटेन पहुंचने पर, ठीक है, इनको समझ में आया, ब्रिटेन ने रियलाइज किया कि जो गलती है वो वार्न हेस्टिंग की है। ठीक है, जो गलती है कि इन्होंने यहां पर रियलाइज किया है कि ये जो डिसीजन है ये गलत दिया गया है, डिसीजन गलत दिया, डिसीजन गलत दिया गया है। और इस चीज का मतलब ये समझ गया कि भाई डिसीजन जो है वो गलत दिया गया। अब डिसीजन गलत था, इनको पता था, इनको ये भी पता था कि अगर ज्यादा लंबे समय तक हम इसी प्रकार के गलत डिसीजन देते रहे तो ऐसा हो सकता है आने वाले समय में खेल खत्म हो जाए। इस चीज का खेल खत्म हो जाए कि आने वाले समय में इस तरीके से जो लोगों के सामने ऐसी बात आती है वो भी खेल खत्म हो सकता है। तो ऐसे में कंडीशन को बदला गया। ऐसे में कंडीशन को क्या किया गया, ऐसे में कंडीशन को बदला गया। ब्रिटेन ने इस चीज से बचने की कोशिश की, और ब्रिटेन ने, और ऐसा हुआ क्यों था, डिसीजन गलत क्यों दिया गया था, इसके पीछे का रीजन था गवर्नर जनरल के पास अधिक शक्ति होना। गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास अधिक शक्ति होना, अधिक शक्ति होना, अधिक शक्ति होना, ये थी सबसे बड़ी दिक्कत। गवर्नर जनरल बंगाल के पास अधिक शक्ति थी, जिसके कारण ये मामला जो खराब हुआ था। अब ये इसी चीज को टैकल करने के लिए 1784 का, ठीक है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट भारत में भेजते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट भारत में भेजते हैं। ठीक है, क्या भेजते हैं भाई, पिट्स इंडिया एक्ट भारत में भेजते हैं। अब पिट्स इंडिया एक्ट भाई भारत में आया है सर जी, तो इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, वो लिखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अंदर क्या किया गया, देखो एक बात है मामला, ठीक है, ये चीज आपको नोट नहीं करनी है, सिर्फ समझनी है, तब आप समझ जाओगे पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था। ठीक है, बात सबसे पहले बात क्या है, बात ये थी कि पिट्स इंडिया एक्ट से पहले, मतलब मैं एक रफ पेज ले रहा हूं, दिस इज रफ पेज ले रहा हूं, तब आप समझ पाएंगे।
ठीक है, ये है जी पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784। इसके अंदर हुआ क्या है पहले वो लिखो, फिर मैं इसको रफ पेज में बताऊंगा। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ क्या है पहले वो समझो, फिर मैं से रफ पेज में बताऊंगा। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जी इसके अंदर कंपनी की व्यवस्था को दो भागों में बांट दिया गया। कंपनी की व्यवस्था को, कंपनी की व्यवस्था को दो भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांटा, बांटा, दो भागों में बांट दिया, बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ये कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है? तो पहला पार्ट इसके अंदर क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हिंदी में लिखेंगे इसको, इसको बोला गया था निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। और इसको बोला गया था, अरे भाई गलत हुआ है ये, कंट्रोलर का होता है ये तो, ठीक है, कंट्रोलर का मतलब होता है नियंत्रक मंडल, नियंत्रक, नियंत्रक मंडल। और यहां जो निदेशक है ना, ये जो डायरेक्टर है, इसको बोलते हैं निदेशक मंडल। ठीक है, निदेशक व्यापार के लिए निदेशक मंडल। अब इन दोनों का काम क्या है जी? सर इसका काम तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसका काम तो है सर व्यापारिक मामले संभालना, पैसे से रिलेटेड काम करना, व्यापारिक मामले, व्यापारिक मामले। इसका काम है राजनीतिक मामले, राजनीतिक मामले, राजनीतिक मामले, पॉलिटिकल मैटर्स एंड कमर्शियल मैटर्स संभालना, इन अलग अलग बोर्ड का काम था। ठीक है जी, इसके अलावा ये तो इसका पहला पॉइंटर है। ठीक है, ये तो इसका पहला पॉइंटर है यार, ये स्टार नहीं बनता। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, स्टार है वैसे। ठीक है, अब की बार बनाते हैं। दूसरा काम इसके द्वारा क्या किया गया? ठीक है चलो, हाँ जो भी है बन गया है स्टार। ठीक है, दूसरा काम इसके अंदर क्या किया गया है वो आप देखिए। तो दूसरा काम इसके अंदर ये किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, बंगाल को किसी स्थानीय सरकार को, किसी स्थानीय सरकार को जो कोई लोकल गवर्नेंस अगर चल रही थी, मतलब कोई छोटा मोटा गांव था वहां पंचायत चलती है, उस चीज को खत्म करने का अधिकार दिया गया। इस किसी स्थानीय सरकार को निलंबित करने का अधिकार दिया गया, निलंबित करने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। ये सिर्फ गवर्नर जनरल को खुश करने के लिए दिया गया। मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके हाथ से इतनी बड़ी पावर छीन ली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सारी पावर उसके हाथ में से छीन ली और उससे कह दिया कि भाई कोई भी स्थानीय सरकार है उसको निलंबित कर सकता है। ये तो सिर्फ एक लीपापोती वाली बात है, एक लीपापोती की गई है जो वास्तविकता में सही नहीं थी। ये लीपापोती जो तो बिल्कुल भी सही नहीं थी। अगर आप मेरी दृष्टि से भी देखोगे तो इस आदमी की पावर कम की गई है। अगर मेरी तरफ से एज ए इंडियन मुझे देखोगे तो सच किया गया, ये बहुत बढ़िया काम किया गया, ये होना चाहिए था। लेकिन अगर आप समझोगे कि इसमें सबसे बुरा किसको लगेगा, सर वो सबसे बुरा लगेगा वॉरेन हेस्टिंग को। बुरा क्यों लगेगा ये आपने नोट कर लिया होगा, फिर भी 1 मिनट का समय दे रहा हूं, नोट करो। ठीक है, इसमें सबसे बुरा वॉरेन हेस्टिंग को लगेगा। वॉरेन हेस्टिंग को क्यों लगेगा वो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो चलिए सर, तीनों क्लासेस कंप्लीट करके आज की क्लास आपकी लाइव ले रहा हूं। मनिंद्र का ऐसा कहना है, मनिंद्र आप तैयार रहिए, आपका नाम मैंने पद्मश्री के लिए आगे भेज दिया है। एडिटर साहब इनका नाम लिखो। चलो नैन साहब नाम लिख लो मनिंद्र जी का, इनको पद्मश्री मिलेगा। चलो भाई मनिंद्र, अच्छा लगा जानकर कि आप वाकई में अच्छे छात्र हैं। राजीव भाई सच में अच्छा लड़का है। ठीक है भाई, तो अब होता क्या, इसमें उसको बुरा क्यों लगा था? मैं ऐसा करता हूं ना कि यहीं पे समझा देता हूं, काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके यहां पे भी क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको 2 टेन्योर्स बता रहा हूं। यह है भाई पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट है ये। ठीक है, जो 1784 में है। 1784 से पहले का हाल क्या था, इससे पहले, और सर इसके बाद। इससे पहले बात यह है कि व्यापारिक और व्यापारिक प्लस राजनीतिक, राजनीतिक दोनों पावर किसके हाथ में थी? दोनों पावर किसके हाथ में थी जी? सर दोनों पावर थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में, जो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में थी, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था सर? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन था, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है सर जी, लेकिन बाद में क्या हुआ सर? बाद में जितनी भी, ठीक है, जितनी भी आपकी व्यापारिक पावर से वो अलग हट गई। सिर्फ राजनीतिक पावर जो है, सिर्फ राजनीतिक पावर, सिर्फ राजनीतिक पावर जो है वो किसके हाथ में रहेगी? सिर्फ राजनीतिक पावर किसके हाथ में रहेगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में, जो कौन था? वॉरेन, जो कौन था? वॉरेन, वॉरेन हेस्टिंग। सेम ही आदमी। ठीक है, चलो अब बात क्या है जी? अब बात यह है जी, जब व्यापारिक चीज होती है तो आपको क्या मिलता है सर? आपको मिलता है पैसा। ठीक है, आपको क्या मिलता है? जब व्यापारिक मामला रहता है आपको मिलता है पैसा। जब राजनीतिक मामला होता है तब आपको मिलती है पावर। अब यहां पे इसके पास पैसा प्लस पावर दोनों चीज थी, लेकिन अब राजनीतिक रह गया, अब इसके पास सिर्फ पैसा रह गया, लेकिन अब इसके पास सिर्फ पावर रह गई, लेकिन पैसा नहीं रह गया। ठीक है, इसको आदत लग चुकी थी किस चीज की? पैसे और पावर दोनों चीजों की, लेकिन अब उसको कुछ भी नहीं मिला। अब उसको क्या मिला? सिर्फ पावर मिली, पैसा नहीं मिला। अब एक बात बताओ, जिस आदमी को पैसे इतने मिल रहे हो, एकदम से उसका पैसा छीन लो, बुरा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक है। अब अगर इसको बुरा लगेगा तो ये क्या करेगा? बात ये है पिट्स इंडिया एक्ट के कारण। ठीक है, चलिए पिट्स इंडिया एक्ट के कारण, 84 के कारण वॉरेन हेस्टिंग इस्तीफा देके लंदन चला गया। वॉरेन हेस्टिंग इस्तीफा देके लंदन चला गया। ठीक है, क्या होता है? वॉरेन हेस्टिंग इस्तीफा देके लंदन चला गया। वॉरेन हेस्टिंग्स इस्तीफा देकर लंदन चला गया, रिजाइन किया, इसने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद कहां चला गया? लंदन चला गया, जहां का ये था। लेकिन जब ये लंदन गया है तो इस चीज को क्या, किस नजरिए से देखा जाएगा? इस चीज को देखा जाएगा भाई राजद्रोह के नजरिए से। ठीक है, किस तरीके से? ट्रीजन के तरीके से देखा जाएगा। ट्रीजन, ट्रीजन, ठीक है, बोलते हैं गद्दारी, गद्दारी के नजरिए से देखा जाएगा कि जब गवर्नमेंट को जरूरत है तुम्हारी, तुम रिजाइन करके जा रहे हो, तो इसको
किस हिसाब से देखा गया भाई? इसको देखा गया राजद्रोह के तरीके से। जब ये लंदन में गया तो इसको हमने मतलब इसको ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह की तरह से देखा। ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह राजद्रोह की तरह से देखा। ट्रेट बोलते हैं, ट्रेट तरह से देखा। ठीक है, चलिए राजद्रोह की तरह से देखा और इस कारण से वॉरेन हेस्टिंग्स पे लंदन में महाभियोग भी चलाया गया। ठीक है, लंदन में महाभियोग भी चलाया गया। ठीक है, हम ब्रिटेन लिख देते हैं, ब्रिटेन में महाभियोग चलाया गया। महाभियोग भी चलाया गया। महाभियोग भी चलाया गया। महाभियोग भी चलाया गया जिसको बोलते हैं इंपीचमेंट। अब तुम में से कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आएगी, सर जी जब ये रिजाइन करके तो गया ही था, फिर इस पे ये जो इंपीचमेंट है क्यों चलाया जा रहा है? अच्छा, जिसको इंपीचमेंट का मतलब नहीं समझ आता है वो समझिए। इंपीचमेंट का मतलब ये होता है कि किसी को उसके पद से हटाना। जैसे संविधान के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर इंपीचमेंट चलता है आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग। सर जी अब एक बात बताओ, जब इसको इंपीचमेंट लगा रहे हो आप, क्यों लगा रहे हो? इसको पद से हटाना है इसलिए लगा रहे हो। सर रिजाइन तो पहले दे चुका था। बेसिकली इसका जो रिजाइन है वो एक्सेप्ट नहीं किया था, इसने रिजाइन दिया लेकिन इसका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया। जब ये वहां पहुंचा तो इस पर गद्दारी के जो आरोप है वो लगाए गए और फिर इसके ऊपर इंपीचमेंट चलाया और ये चलाया था वॉल्टर वर्ग नाम के व्यक्ति ने। ठीक है भाई, ठीक है, वॉल्टर वर्ग एक व्यक्ति है किसके द्वारा भाई? एक व्यक्ति है वर्ग, ठीक है, वॉल्टर वर्ग नाम के व्यक्ति ने इसके ऊपर केस चलाया। ठीक है, जिस केस के आधार पर क्या किया गया 1785 में इसको इसके पद से परमानेंटली रिमूव कर दिया गया। 1785 में इसको मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स को पद से रिमूव कर दिया गया। आरोप सच पाए गए, वॉरेन हेस्टिंग्स को पद से कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया, पद से पूर्णतः हटा दिया गया, हटाया। अच्छा, अब इसको हटाया गया 1785 में। एक आदमी को 1785 में पद से हटाया जाता है, ठीक है, अगर एक व्यक्ति को उसके पद से 1785 में हटाया जाता है तो एक बात बताऊं, बंगाल के अंदर ये प्रशासन को बढ़ा रहा है। अब सबसे जरूरी चीज क्या है? बंगाल के लिए एक अच्छे गवर्नर जनरल को लेके आना। बंगाल के लिए एक अच्छे गवर्नर जनरल को लेके आना। देखो अब कहीं पे आपकी चूक हो जाएगी तो आप क्या कोशिश करोगे कि उस चूक को भरा जाए और अच्छे तरीके से भरा जाए। मैं बताता हूं कैसे। आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, मान के चलिए आप उनसे बात करते हैं, आपके कोई खास है, ठीक है, वो लड़का भी हो सकते हैं लड़की भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन है, आप लड़का है लड़की है ठीक है, आपके कोई खास है, आप उनसे बात कर रहे हैं और गलती से आप कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। जैसे आप कह देते हैं कि तुम मोटी हो या तुम अच्छी नहीं दिखते, ठीक है, दोनों केस में कंसीडर करके चलना। तो उस केस में क्या होगा, मामला बिचल जाएगा। इसी तरीके से मामला यहाँ पे बिचल गया था। बंगाल के अंदर जो प्रशासन है वो ठप्प पड़ गया था। अब क्या करोगे? अब आप बहुत बेहतरीन से डायलॉग मारोगे। क्या डायलॉग मारोगे? तुम मोटी भले हो लेकिन तुम मोटी हो पतली हो मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा हूं तुम हमारे हो, ठीक है मामला माहौल बना दिया, समझे? तुम अच्छी नहीं दिखते लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, समझे मेंटेन कर दी चीजें। तो ये जो चीज मेंटेन की है ना, इसको कहते हैं एक अच्छा प्रयास। अब यहाँ पे भी एक अच्छे प्रयास की जरूरत थी, लेकिन अच्छे प्रयास से भी ज्यादा यहाँ पे चाहिए था एक अच्छा व्यक्ति जो पूरे प्रशासन को संभाल पाए। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ब्रिटेन सरकार के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है, यहाँ ब्रिटेन सरकार जो है रिक्वेस्ट करती है अपने सबसे अच्छे डिप्लोमेट से, ठीक है, अपने सबसे अच्छे डिप्लोमेट से। ब्रिटेन सरकार यहाँ कॉर्नवालिस से कहती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से कहती है, कॉर्नवालिस से कहती है, से रिक्वेस्ट करती है कि भाई कॉर्नवालिस भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप इंडिया चले जाओ बंगाल के गवर्नर जनरल बनके, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त करती है, ठीक है, नियुक्त करती है। लेकिन ये बंदा क्या, ये थोड़ा चालू, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको पता है सामने वाला जो है चालू हो सकता है। अगर आपने उनको मोटी कहा अभी थोड़ी देर पहले तो वो हो सकता है चालू हो सकता है चालू। तो अब वो क्या कहेगा, क्या कहेगी इनकेस, या क्या कहेगा इनकेस? वो कहते देखो मैं मान तो जाऊंगी लेकिन मुझे पसंद है डेयरी मिल्क, वो भी बड़ी वाली। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वो डेयरी मिल्क लानी पड़ेगी, तभी समझौता हो सकता है, ठीक है। और लड़का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए लड़के को पसंद है मूवी जाना, तो आपको मूवी जाना पड़ेगा। अगर आप महिला है, ठीक है तो मूवी जाना पड़ेगा, तभी जो मामला हो पाएगा शांत। आपने अभी तो बेइज्जती की है, अब बेइज्जती करने के बाद माहौल भी संभालना है, ठीक है। चलो तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये एक अपनी कंडीशन रख देता है, ये अपनी कंडीशन रख देता है, ये अपनी कंडीशन रख देता है। और वो कंडीशन क्या है भाई, 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। वो कंडीशन क्या है, 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपको देखने को, ठीक है। चलो ऋषि बेटा तुम तो गए, ऋषि का नाम लिखिए, नैन साहब ऋषि का नाम लिखो, लिखो नैन का जो है नाम लिख लो, नैन साहब का नाम, नैन ऋषि का नाम लिखो। चलो इनसे बात करते हैं अभी बहुत मजे ले रहा है लड़का, ठीक है चलो ठीक है। 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था बेटा, नोट हो जाए तो बता देना, फिर मैं बताता हूँ बात क्या है, ठीक है। सर आपको बहुत अच्छी बात पता, और क्या? अरे और क्या भाई चलो, इमेजिनेशन दुनिया के अंदर सबसे अच्छी पावर है, आपको सीखनी चाहिए। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट, अरे ऋषि सॉरी की जरूरत नहीं है यार, मैं मजाक कर रहा था यार, हद होती है।
सॉरी करने की जरूरत नहीं, मैं समझ जाता हूँ तुम्हारी भावना है। चलो भाई इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1786 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो भारत में है। 1786 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो भारत के अंदर है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट है भारत के अंदर है, वो भारत के अंदर आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बोलते हैं संशोधनात्मक अधिनियम, संशोधनात्मक अधिनियम, अधिनियम भारत के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, इसके अंदर जो प्रमुख पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंटर है जो इसके अंदर खास है, क्योंकि मैंने बताया था कि यार ये एक प्रोविजन था बस। ठीक है, चलिए एक प्रोविजन था बस, जैसे जस्ट एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक प्रोविजन था। इसके अंदर कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की जो शक्तियां हैं वो दी जाएंगी, मुख्य सेनापति की शक्तियां दी जाएंगी, मुख्य सेनापति की शक्ति दी जाएगी, पति की शक्ति दी जाएगी। ठीक है, इस ये बात डिमांड की थी उसने। ठीक है, ये बात की थी, डिमांड की थी उसने भाई। ठीक है, चलो तो अब ये आ जाएगा यहाँ पे। सर कल तो आपने 1781 में सेटलमेंट एक्ट बोला था। मनिंद्र, एक जैसे दो नाम हो सकते हैं, जैसे आपका नाम मनिंद्र है, ठीक है, मान ली मैंने, आपके मोहल्ले पड़ोस में भी मनिंद्र होगा कोई, नहीं है तो आपके गांव में तो जरूर होगा, नहीं है तो मेरे गांव में आ जाना, मेरे गांव में एक मनिंद्र है। ठीक है, और मेरे गांव में जो मनिंद्र है वो आदमी, उनकी बुक की शॉप है यार। ठीक है, मुझे याद आ गया, उनकी बुक की शॉप है, लेकिन वो मनिंद्र और आप मनिंद्र दोनों अलग अलग हैं। सही बात, ऐसी वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट दोनों अलग अलग हैं। जी हाँ, ठीक है, चलिए तो बस इसीलिए बना था जी, बंगाल के गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति दी जाएगी, इस बात पे एग्री करते हैं, और बंगाल के गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। मुख्य सेनापति कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। ठीक है भाई, और ये किसको बनाया जाता है सर? प्रथम बार इसमें कौन बनता है सर? वो बनता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब तक रहता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब तक रहता है सर? 86 से लेकर 93 तक, 1786 से लेकर 93 के बीच में। अब मुझे बताओ किसको ये बात समझ में नहीं आई? जिसको ये बात समझ में नहीं आई है वो मुझे बता दो, क्योंकि अब खेल खत्म हो जाएगा। सेनापति की क्या शक्ति थी सर? पूरी सेना की कमान अपने हाथ में लेना। अगर वो सेना से कहे टोमी छू तो टोमी छू हो जाए, और अगर वो सेना से मने करे टोमी छू नहीं करना तो टोमी छू नहीं करना। यही है बस। ठीक है भाई, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ो। क्लियर है? चलो चलिए, ठीक है, चलो। हाँ भाई नोट है, हाँ भाई नोट है। तो अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये जितने भी एक्ट थे वो आपके मेन एक्ट है। इसके बाद जो आपको एक्ट देखने को मिलेंगे, इसके बाद जो मेन एक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो किस प्रकार से देखने को मिलेंगे? चार्टर के तरीके से देखने को मिलेंगे। अब चार्टर एक्ट क्या होते हैं उसको मैं डायरेक्टली आपको समझाता हूँ। चार्टर एक्ट क्या होता है, क्योंकि अब आपके 4 चार्टर एक्ट आएंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था, नहीं बताया था, जो बच्चा झूठ बोलने की कोशिश करेगा मेरे सामने, आप जानते नहीं हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनके साथ, अरे यार पेज लीड हो गया, वरना बताता। अरे रे ये पेज यार लीड हो गया, नहीं है। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपके 4 एक्ट क्लियर कराऊंगा कंपनी एक्ट में। ये बोला था कंपनी एक्ट में पहले मैंने आपका 73 क्लियर कराया, 81 क्लियर कराया, 84 क्लियर कराया, 86 क्लियर कराया। अभी आपके 1793, 1813, 1833, 1853 ये आपके 4 चार्टर हैं। अभी चार्टर्स के बारे में बात करते हैं। चार्टर अधिनियम, चलो भाई हेडिंग डाल लीजिए, चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। पहली बात तो ये चार्टर जो शब्द है, चार्टर, चार्टर शब्द इंग्लिश भाषा का शब्द है। चार्टर क्या है? चार्टर इंग्लिश भाषा का शब्द है। ठीक है, किसका शब्द है? इंग्लिश भाषा का शब्द, इंग्लिश भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द है। पहली बात तो दिस इज चार्टर। चार्टर को हिंदी में किस प्रकार से लिखा जाता है? चार्टर को हिंदी में किस प्रकार से लिखा जाता है सर? चार्टर को हिंदी बोलते हैं राजलेख, हिंदी बोलते हैं राजलेख, राजलेख अधिनियम, राजलेख अधिनियम। ठीक है भाई। अच्छा, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है सर? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण। वही काम है, सेम है, इसमें कुछ नया बात है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य यही होता है कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण, कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण, कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण, कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नियंत्रण जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है, कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, याद रखना। अब भाई कंपनी के कार्यों पर मुख्य जो नियंत्रण है इसका काम है, लेकिन मेनली कंपनी कौन सी सर? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी याद रखना, बार बार नहीं बताई जाएगी, एक बार में समझ लेना। तो हुआ क्या था बेसिकली, मैं आपको समझाता हूं। ये जब 1773 का एक्ट आया था, हुआ क्या था, ये आते क्यों थे, इसके पीछे का कारण क्या है, ये आए क्यों थे? ठीक है, पहली बात इसमें ये भी लिखा गया था चार्टर एक्ट जो प्रत्येक 20 वर्ष के बाद आएगा, प्रत्येक 20 ईयर्स के बाद आएगा, प्रत्येक 20 ईयर्स के बाद आएगा। ये चीज भी है। कितने चार्टर आए हैं आपके? टोटल चार्टर कितने आए? 4 चार्टर आए आपके, टोटल 4 चार्टर्स आए हैं। कौन कौन से सर? टोटल 4 चार्टर आपके 1793, 1813, 1833, 1853। इसके आने के पीछे कारण क्या था? चार्टर अधिनियम भारत में आते क्यों थे? कारण क्या था उसका?
चार्टर अधिनियम का भारत में आने का जो कारण था वो बहुत ज्यादा क्लियर था जी। चार्टर अधिनियम भारत के अंदर आएंगे तो उस चीज का कारण क्या रहेगा? कारण ये रहेगा क्योंकि 1773 एक्ट में ब्रिटेन सरकार की ओर से कहा गया था, ब्रिटेन सरकार की ओर से कहा गया था, ब्रिटेन सरकार की ओर से कहा गया था, कहा गया, ठीक है, क्योंकि 1773 एक्ट में ब्रिटेन सरकार की ओर से कहा गया था, क्या कहा गया था कि कंपनी के कार्यों को 20 वर्ष के बाद नियंत्रित किया जाएगा। कंपनी के कार्यों का मूल्यांकन 20 वर्ष बाद होगा, प्रत्येक 20 वर्ष बाद होगा, प्रत्येक 20 ईयर्स के बाद होगा। तो अब एक बात बताओ, जब कहा कब था 1773 में, इसमें 20 ऐड करोगे तो कितना आएगा? सब प्लस 20 ऐड करोगे इसमें तो कितना आएगा? 1793। फिर इसमें 20 ऐड करोगे, इस तरीके से ऐसा होता है। पहली बार 1793 इसलिए था, ठीक है, 1793 तो लिखा भाई, और क्या लिख दिया मैंने? अब ये कौन पिटने वाला है ये बताओ बेटा? मनेंद्र, फिर देखो मैंने लिखा है 1793, चलिए ठीक है, चलिए नहीं बताया था, किसने नहीं बताया था भाई? यहीं पे बताया जाता है ये बात, कुछ बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, इसलिए यहीं बताई जाती है। चलो अब होता क्या है, पहले चार्टर को आप लिखिए, सबसे पहला चार्टर 1793 चार्टर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, 1793 चार्टर के बारे में आपको बताया जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसी जो कुछ चीजें हैं जो आपको इंग्लिश में पता होनी चाहिए, जो बच्चे इंग्लिश के नोट्स बना रहे हैं उनके लिए, ठीक है। मैं चाहता हूं जब आप कंधे पे 3 सितारे लगा के खुश होते हुए हंसो, आपको याद आए कि हम भी हैं कोई। चलिए ठीक है, नियंत्रण को बोलते हैं कंट्रोल ओवर कंपनी, कंट्रोल ओवर कंपनी, कंट्रोल ओवर कंपनी। दूसरी चीज या मूल्यांकन को बोलते हैं, ठीक है, एवल्युएशन, इवैल्यूएशन आफ्टर एवरी 20 ईयर्स, ठीक है। चलिए चार्टर राजलेख को तो हिंदी है ही, रीजन और तो कुछ है नहीं भाई जो इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए। नेहा बच्चे इसको फटाफट नोट कर लीजिए, बाकी सभी भी फटाफट से इसे नोट करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या मामला था, ठीक है। आपसे फिर सवाल भी पूछूंगा, ठीक है। चलिए हाँ भाई कुछ नहीं है, वो सर आए थे, सर पूछ रहे थे भाई बच्चे क्या मौज ले रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि सर बच्चे बहुत बेहतरीन हैं, अलग ही खिलाड़ी हैं सारे के सारे। वो बताना होता है ना, सर भी समझ जाएंगे कि हाँ भाई इसमें खिलाड़ी वाले हैं, तो उस हिसाब से वो भी क्लास लेंगे। चलो ये चीज समझ गए। एक बच्चा पूछा 1773 क्या ये चार्टर होगा? देखो मैंने क्या बताया ना कि इसके अंदर 4 चार्टर है, चारों के नाम लिखे, उसके बावजूद भी जब आप ऐसे सवाल पूछते हो तो मुझे यही लगता है कि भाई मजा ज्यादा ही ले रहे हो, ऐसे मत करिए, ये अलग ही रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है। वो विनियमक अधिनियम है, चार्टर तो ये 4 है बस। इसमें पहला चार्टर आप लिखिए 1793, ठीक है, पहला चार्टर एक्ट आप लिखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट 1793। अच्छा, जो चार्टर एक्ट है 1793 का, इसके अंदर सबसे जो मेन रीजन है, वो मेन रीजन क्या था सर? ये कंपनी के कार्यों के नियंत्रण के लिए आया था, या फिर आप कह सकते हैं कंपनी के कार्यों के मूल्यांकन के लिए, कंपनी के कार्यों के मूल्यांकन के लिए, कार्यों के मूल्यांकन के लिए, ठीक है। चलो इंग्लिश वाले जो बच्चे इसको साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे, फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क्स, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क्स। सिंपल सी बात, हाँ सर इवैल्यूएशन के लिए आया था, वो चेक कर रहे थे कि कंपनी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी होगी, कंपनी क्या करेगी, कंपनी का टोटल काम क्या होगा? तो ये कहेगी कि कंपनी टोटल जितना भी पैसा कमाती है, मान के चलो कंपनी टोटल पैसा कमा रही है, जब काफी सारा पैसा वो कमा लेती है, ठीक है, जब कंपनी पैसा कमा रही है काफी सारा, कंपनी राजस्व कमाने के बाद, राजस्व प्राप्ति में से, राजस्व प्राप्ति में से टैक्स देने के बाद, टैक्स देने के बाद
5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ब्रिटेन सरकार को देगी। 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ब्रिटेन सरकार को देगी। 5 लाख पाउंड ब्रिटेन सरकार को देगी। 5 लाख पाउंड किसको देगी? ब्रिटेन सरकार को देगी, ब्रिटेन गवर्नमेंट को देगी। ठीक है, 5 लाख पाउंड जितना टैक्स है, टैक्स तो देगी, टैक्स के बाद 5 लाख पाउंड भी देगी। टैक्स तो देगी ही, टैक्स के बाद 5 लाख पाउंड जो है वो भी इसके अंदर दिए जाएंगे। ठीक है, 5 लाख पाउंड जो है वो भी इसके अंदर दिए जाएंगे और वो भी जरूरी इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, वो भी जरूरी इसके अंदर हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी राजस्व प्राप्ति के कार्य थे, जितने भी राजस्व प्राप्ति के कार्य थे, रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन, ठीक है, वो चीज, तो राजस्व प्राप्ति के जो कार्य थे वो भी आप लिखेंगे। राजस्व प्राप्ति के कार्य, राजस्व प्राप्ति के कार्य, राजस्व प्राप्ति के कार्यों को राजनीतिक कार्यों से अलग किया गया। ठीक है, राजस्व प्राप्ति के कार्यों को राजनीतिक कार्यों से अलग किया गया, राजनीतिक कार्यों से अलग किया गया, अलग किया गया। ठीक है, ऑल द वर्क्स रिलेटेड टू द रेवेन्यू कलेक्शन विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल ओवरव्यू। पॉलिटी के अंदर से मतलब जो राजनीतिक कार्य हैं, जितने भी आपके आप कह सकते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स और जो रेवेन्यू कलेक्शन अफेयर्स हैं, उन सभी को सेपरेट किया गया। सेपरेशन इसके अंदर डाला गया, इसके अंदर सेपरेशन जो है डाला गया। समझ में आई बात? जी हाँ। इसके अलावा कंपनी के मोनोपोली लेटर को, कंपनी के मतलब पहले मोनोपोली लेटर छोड़ो, कंपनी के नियंत्रक बोर्ड याद है? ये बताओ नियंत्रक बोर्ड कब बना था? कंपनी का नियंत्रक बोर्ड, जो नियंत्रक बोर्ड था, ठीक है, नियंत्रक बोर्ड, नियंत्रक बोर्ड को वेतन, नियंत्रक बोर्ड कब बना था? ये था क्या? इसका काम क्या था? नियंत्रक बोर्ड को वेतन देने का प्रावधान, प्रावधान भारतीय राजस्व से किया गया। भारतीय राजस्व से किया गया। खर्चा कम कर रही है कंपनी अपना, भारतीय राजस्व से किया गया, से किया गया, भारतीय राजस्व से किया गया। ठीक है भाई, चलिए कुछ बच्चों ने आंसर किया है। सर ये जो नियंत्रक बोर्ड है ये बना था 1784 में। उन सभी बच्चों को बहुत ही बेहतरीन बात जिन्होंने बताया, जो कह रहे हैं ना सर ईयर भूल जाते हैं, अब आपको याद क्यों है ये? आपको लग रहा है आप भूल जाते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे अगर चीजों को सही से पढ़ेंगे। तो भाई नियंत्रक बोर्ड के बारे में याद रखना 1784, नियंत्रक बोर्ड के बारे में याद रखना 1784 का है, जो पिट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया था, जो पिट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया था वही वाला है ये। तो इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको वेतन देने का प्रावधान किससे किया गया है? सर जी, सर वेतन देने का प्रावधान अब किया गया भारतीय राजस्व से, इंडियन रेवेन्यू से। भारतीय राजस्व क्या होता है? वो पैसा जो टैक्स के रूप में भारतीयों से लिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीयों से लिया गया टैक्स। जो भारतीयों से टैक्स लिया गया है ना, भारतीयों से टैक्स जो लिया गया है, ये वाले रुपए की बात की गई है। भारतीयों से जो टैक्स लिया गया है वो भारतीय राजस्व से लिया जाए। अंडरस्टैंड? शाबाश। अच्छा, इसके अंदर एक काम और किया गया कि जो कंपनी का एक अधिकार पत्र था, कंपनी का एक अधिकार पत्र, कंपनी का एक अधिकार पत्र 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ाया, 20 वर्ष बढ़ाया। अच्छा, ये क्या है? कंपनी का एक अधिकार पत्र क्या है? इसको बोलते हैं मोनोपोली लेटर ऑफ कंपनी। एक अधिकार पत्र यानी मोनोपोली लेटर, मोनोपोली लेटर बोलते हैं इसको। ये मोनोपोली लेटर क्या बोलते हैं? है क्या ये मोनोपोली लेटर? अच्छा, आप में से ऐसे कितने बच्चे जो मोनोपोली लेटर को जानते हैं और ऐसे कितने बच्चे जो मोनोपोली लेटर को नहीं जानते, वो बताइए। शिंदर नाम का एक बच्चा जो मुझसे पूछा सर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश कब हुई है? शिंदर मेरे बच्चे आज आप पहली बार क्लास में आए हैं, पुरानी क्लासेस देखो, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। सवाल का जवाब आसान है मेरे लिए। 1600 में कंपनी की स्थापना हुई है, 1600 में कंपनी की स्थापना हुई है, 31 दिसंबर तारीख भी पता है मुझे, लेकिन इतना बताने से आपको समझ में नहीं आएगा आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या, क्यों आई है। पुरानी क्लास जाके देखो पहले नंबर की, तब ना तो आप ये सवाल करते और आप चीजों को अच्छे से समझते। ठीक है भाई, तो पुरानी क्लास से। अच्छा भाई, तो मोनोपोली लेटर किसको नहीं पता है वो नो लिख दीजिए, जिसको पता है वो यस लिख दीजिए। उस हिसाब से मैं देखूंगा ये बतानी है ये चीज या नहीं बतानी है। फटाफट बताओ, व्हाट इज मोनोपोली लेटर? मतलब किसी एक को अधिकार। हाँ ठीक है, पार्शियली ठीक है, पार्शियली ये सवाल ठीक है, ठीक है, सवाल का जवाब आपने दिया किसी एक को अधिकार, तो इस चीज को पार्शियली ठीक माने। ठीक है, आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे को नहीं पता है। ठीक है, चलिए मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पता है, मैं बताता हूँ व्हाट इज मोनोपोली लेटर। ठीक है, मोनोपोली लेटर समझिए। मोनोपोली लेटर ये नोट नहीं करना, मोनोपोली लेटर आखिरकार मोनोपोली लेटर क्या होता है, एक अधिकार पत्र क्या होता है, अधिकार पत्र क्या होता है। देखो मान के चलो ये है ब्रिटेन, मान के चलो ये क्या है, ये है ब्रिटेन, दिस इज ब्रिटेन एंड दिस इज इंडिया, या कह लीजिए इंडियन मार्केट, दिस इज इंडियन मार्केट। ठीक है जी, ठीक है। यहां पे ब्रिटेन के अंदर ये कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये कंपनी सी है। मान के चलो ये नाइक है, ये एडिडास है, ये आपकी एसिक्स है। ठीक है, ये आपकी आप मान के चलिए रेयर रैबिट है। ठीक है, ये जैक एंड जोन्स है, मतलब कोई भी कंपनी है, ये डी कंपनी है, ये ई कंपनी है, ये काफी सारी कंपनियां यहां पर है। ठीक है, अब बात ये है कि बात है 1600 की, बात है 1600 की, बात है 1600 की। भारत का मार्केट जो है यहाँ पे यूरोपीय होते हैं लेकिन कम यूरोपीय थे, यूरोपीय कम थे, यूरोपीय कम थे। यूरोपियन जो कंपनीज है वो थी लेकिन कम थी। भारत में पहली बार जो यूरोपियन कंपनी आई थी वो 1498 में आई थी एंड दैट वाज पोर्टुगीज, वो पोर्टुगीज थे। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर अगर बात ये है कि ब्रिटेन के अंदर एक बात बताओ, आप व्यापारी आदमी हो, आप व्यापारी आदमी हो, आपकी एक दुकान जो है, मान के चलो एक दुकान है आपकी, मैं मान के चल रहा हूं कि आप व्यापारी हो दिल्ली में, तो एक दुकान है आपकी नॉर्थ दिल्ली में, आप चाहोगे दूसरी दुकान साउथ दिल्ली में खुल जाए अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, ताकि वहां से भी मुनाफा है वहां से भी मुनाफा है। ठीक है, चलो बात क्या थी कि इंडियन मार्केट में जो थी वो व्यापारियों की कमी थी, या फिर आप कह सकते हैं विदेशी व्यापारियों की कमी थी। जो विदेशी व्यापारी थे
इनकी हल्की सी कमी थी और ये बहुत अधिक मुनाफा बना देते थे। ठीक है, क्या बहुत अधिक मुनाफा बना देते थे, बहुत अधिक जो मुनाफा है ये कमाते थे, मुनाफा ये लोग कमाते थे। तो हर कोई चाह रहा था, ए भी चाह रहा था कि मैं जाऊं, बी भी चाह रही थी मैं जाऊं, सी भी चाह रही थी मैं जाऊं, ऐसे डी चाह रही थी कि भाई मैं भारतीय मार्केट में जाऊं किसी तरीके से। तो ये सब चाह रहे थे कि मैं भारतीय मार्केट में जाऊं किसी ना किसी तरीके से। मेरा शर्ट किसका है, ये यूएसपीए का है ये अमेरिकन है चलो ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली सभी लोग जा रहे थे कि हाँ भाई हम सब जो है इंडियन मार्केट के अंदर चले जाएं, इंडियन मार्केट के अंदर इन सभी को जाना था। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मान के चलो ये एक कंपनी है, ये अलग है, इन सबसे अलग है। ये जो कंपनी है डायरेक्टली भारत में नहीं गई, ये जो कंपनी है मान के चलो ये गई सीधी ब्रिटिश सरकार के पास, ये ब्रिटिश सरकार के पास, ब्रिटिश सरकार को इसने दिया प्रस्ताव, ब्रिटिश सरकार ने एक मिनट, जब ब्रिटिश सरकार के पास गई तो ब्रिटिश सरकार को इसने दिया प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या दिया ब्रिटिश सरकार से, इसने कहा कि अगर मैं भारत में व्यापार के लिए गई, भारत में व्यापार के लिए गई तो आपको टैक्स दूंगी, सबसे ज्यादा टैक्स दूंगी और प्लस कुछ रुपए दूंगी। ये रुपए कितने थे देखो, दिस इज नॉट क्लियर, ये जो भी है ये डील करते हैं भले ही, ठीक है, दिमाग के ऊपर, ठीक है, दिमाग के ऊपर मतलब जो भी आप समझ गए, ठीक है, वो रखने के बाद इन्होंने कराया हो, लेकिन कुल मिलाकर इन्होंने एक लेटर साइन करा लिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार से क्या करा लिया, एक लेटर साइन करा लिया, लेटर साइन, एक लेटर साइन करा लिया। और उस लेटर के अंदर ये लिखते हैं कि भारत में ब्रिटेन की केवल, भारत में ब्रिटेन की केवल, भारत में ब्रिटेन की केवल एक कंपनी व्यापार करेगी, केवल एक कंपनी व्यापार करेगी, एक कंपनी व्यापार करेगी। तो ये चीज जो है ना, भारत में ब्रिटेन की केवल एक कंपनी व्यापार करेगी। अब जब ये ब्रिटेन की कंपनी यहां जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ठीक है, तो ये कोई भी नहीं जा सकती, ब्रिटेन की कोई और कंपनी नहीं जा सकती। तो दिस इज कॉल्ड मोनोपोली लेटर, दिस इज कॉल्ड मोनोपोली लेटर, मोनोपोली लेटर ये कहलाता है, ये कहलाता है भाई मोनोपोली लेटर। ठीक है, ये क्या, ये कहलाता है मोनोपोली लेटर जो आपने अभी समझा। ये कंपनी कोई भी भारत के अंदर ट्रेड नहीं कर सकती, सिर्फ ये ही है ब्रिटेन की तरफ से ट्रेड करेगी। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है चलिए, अब एक बात मुझे ये बताओ कि ये जो कंपनियां हैं सर, क्या ये ब्रिटेन से बिना पूछे नहीं जा सकती? आप खुद सोचो, क्या कंपनी ब्रिटेन से बिना पूछे नहीं जा सकती? देखो नहीं जा सकती। इसके पीछे का रीजन है कि अगर देश में से कहीं दूसरे देश आप व्यापार करने के लिए जाएंगे, पहले सरकार से परमिट लेना पड़ेगा। बिना परमिट के अगर आप जाएंगे तो सरकार आपकी संपत्ति जब्त कर लेगी, उसकी कंडीशन होती है। ठीक है, उसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चीज से क्या फायदा हुआ कि अगर यहां ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी पर किसी ने हाथ उठाया तो ये मानो वो हाथ ब्रिटेन पर उठाए, उसका जवाब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं ब्रिटेन देगी। ये होता है मोनोपोली लेटर का फायदा। तो मोनोपोली लेटर 1600 में बना था और 1600 से लेकर बराबर चला रहा था, 1773 में इसको रिवाइज किया गया। इसके अंदर कुछ अलग अलग नियम डाले गए इस मोनोपोली लेटर के अंदर। उसके बाद इसको हर 20 ईयर्स के बाद, जैसे आप मतलब आपने कभी ड्राइविंग लाइसेंस खरीदा है, ड्राइविंग लाइसेंस खरीदा आपने कभी? ड्राइविंग लाइसेंस को क्या एक्सटेंड कराना पड़ता है, एटीएम होता है ना, वो कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है ना। तो अब इन्होंने क्या किया था, 1600 से लेकर 1773 तक तो यही मोनोपोली लेटर चला था, लेकिन 1773 के अंदर इन्होंने इसको यहां पे 20 साल के लिए वैलिडेट कर दिया कि 20 साल बाद हम देखेंगे अगर तुम इन कंडीशंस पे मीट हुए तो इस मोनोपोली लेटर को बढ़ा देंगे वरना कैंसिल कर देंगे। तो 1773 में कंडीशन मीट हुए, आगे बढ़ा दिया 20 साल के लिए, फिर 1793 में कंडीशन मीट हुए, आगे बढ़ा दिया 20 साल के लिए। ये होती है बात। अब मुझे बताओ कि मोनोपोली लेटर समझ में आया या नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो फिर मामला गंभीर है, फिर बहुत बेहद गंभीर समस्या है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं है तो ये काम इसके अंदर किए गए। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, किस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, सीजीएल में आया था क्वेश्चन, अच्छा है, आपके एग्जाम में आ सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन है ये कि जो कार्यकारी परिषद थी 1773 एक्ट के द्वारा बनी कार्यकारी परिषद, 1773 एक्ट द्वारा बनी कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद 1773 एक्ट के द्वारा बनी कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या, कि सदस्यों की संख्या 4 से 6 कब करी गई, कब करी गई? सदस्यों की संख्या 4 थी, मैंने आपको बताया होगा, ठीक है, नहीं बताया तो मेरे ख्याल से मैंने बताया कि इसके सदस्यों की संख्या 4 थी तो 1773 में बनी थी। तो 4 से 6 कार्यकारी सदस्यों की संख्या कब की गई थी? अच्छा, इसका जवाब आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं दे पाएंगे। उसके पीछे का रीजन है, ये मैंने आप जान के इंक्लूड नहीं किया था पीछे एक्ट के साथ। उसके पीछे का रीजन है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एमसीक्यूएस में पूछी जाए तो अच्छी होती है। 4 से 6 कब? 1780, अरे नहीं, 1986 एक्ट में की गई थी भाई, पिट्स इंडिया एक्ट के, मत माना करो, बताया मैंने। अब तक मेरा ऐसा मानना है कि आप बहुत सारी चीजों को समझ पाए